अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जानिसार न्यूज़ मालेगांव। जानिसार न्यूज़ मालेगांव में आपका स्वागत है। नाज़रीन, चलिए आज की इस अहम खबर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही दुख का बाइस है। घर घर होता है, जिसका घर छीन जाए उसके दुख का और उसके गम का अंदाजा न मैं लगा सकता हूँ न आप लगा सकते हैं। आज ऐसे मसाइल के अंदर किला झोपड़पट्टी इन मसाइल से दो चार है और ऐसे में अरे क्या करेंगे कुछ लोग जो इनके काम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मालेगांव के अंदर ऐसी कार्रवाई कई जगह हुई, कहीं पर उन्होंने जाकर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो उनके अपने लोग थे वो घर से बेघर हो गए, उनका आज तक नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपना उन्हें सीधा इस तरीके से किया जाए, इस मामले को लेकर इसके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। और जैसा कि साबिक आमदार की ये फितरत रही है कि उन्होंने जिस जगह गए वहां पर दो हिस्से में लोगों ने तकसीम कर दी। यहां तक कि जिस बिरादरी की मीटिंग रखी, उस बिरादरी के लोग इससे अगर नहीं जुड़े तो इस बिरादरी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज किला झोपड़पट्टी के लिए ये खुश आइन बात है कि उनकी बस्ती को 17 तारीख तक स्टे मिला और इस स्टे को लाने के लिए जो लोग भागदौड़ किए वो आप लोगों के सामने। मैं किला झोपड़पट्टी वालों की तरफ से वो कमिश्नर जो शहर के अंदर ऑल एंड सोल पूरा अपना पावर रखता है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासक राज हो और इसके लिए वो शहर के हर नागरिक के लिए सहूलत फराहम करे। शहर की रोड गटर, रास्ते, साफ सफाई, बीमारी आ जाए, ये तमाम मसाइल प्रशासक के जिम्मे जाते हैं। लेकिन ये निकम्मा प्रशासक, ये कामचोर प्रशासक, ये गरीबों की बस्ती उखाड़ने के लिए कोसा होता है, मार्चिंग करता है, उसकी पूरी टीम इसके पीछे लग जाती है। मैं प्रशासक को कहता हूं कि आप इस शहर के अंदर प्रशासक की कुर्सी में बैठे हैं, मतलब मेयर की जगह आप हो ना, आपको किसी कारपोरेटर को जवाब देना है न किसी एक्सटेंशन चेयरमैन में आपको जवाब देना है। लेकिन फिर भी आप शहर की जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इन गरीबों की बस्ती को उजाड़ने के लिए अपनी कमर कस लिए। मैं आज इस मीटिंग के अंदर, इस इस्तीफाइया प्रोग्राम के अंदर इस कमिश्नर की पुरजोर मुजम्मत करता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि ये कमिश्नर अगर इसने अपनी चाल ढाल को नहीं सुधारा तो इसे कारपोरेटर में कैसे सुधारना, ये काम हमको अच्छे से आता है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर प्रशासन ये देखेगा कि शहर इसकी बस्ती गुल करने का काम करेगा और ये काम करने के अंदर हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का हमारे शाना बचाना होंगे और हमसे जिस तरीके की मदद लगी हम उन तमाम मदद को करने के लिए तैयार है। यही बोलकर मैं अपनी बात करता हूँ। आप सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार है कि कल गए थे कोरा जाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमको स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद में ऐसा था कि सामने वाले ये सोचते थे कि 130 घर को जो स्टे मिला है तो इनको कोई हालत में ना मिले, कोई हालत में ना मिले कि ये 235-36 जो झोपड़े हैं ये टूट जाए। टूटने के बाद में कम से कम उनको यहाँ पर आकर राजकारण करना था। और जो मुस्तकीम साहब बोले यहाँ पर आकर किले में कि यार मेरी वजह से जो है तो यहाँ पर जो है तो वकला मिले हैं और भी जो भी काम जैसे हुआ है पेपर मैं दिया हूँ, पेपर का कोई ऐसा मामला नहीं है जो मेरे को एक पेपर वो बंदा दिया है। और रही बात यहाँ पर दो अंदर किले के अंदर रहते हैं, एक कोई अक्कर वाला है और एक और आदमी है, या आकर दोपहर में आकर बोलते हैं कि अब तुम बर्तन निकालो यहाँ से।
बर्तन निकालो, स्टे मिलेगा नहीं। यहाँ कर दिशा में घबरा कर यहाँ पर लोगों जितने लोग थे घबरा कर बर्तन लेकर जा रहे, कोई रो रहे, कोई पत्थर खोल रहे अपना। तो मेरा खाली बोलना ये है कि ये जो बहकार है सिर्फ इलेक्शन तक के दिखेंगे आपको यहाँ पर। इलेक्शन बाद आपके साथ में कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। और वही बात यह है कि मुफ्ती इस्माइल साहब की बात में कि हमारा जो स्टे नहीं मिला था, कमिश्नर भी और तहसीलदार भी हम लोग को बोलता था कि यार हम जो है ना पर्याय जगह आपको कर देंगे। आज तक के हमको तस्तफा है मालेगांव महानगर पालिका कारपोरेशन जो जादव साहब है, यानी कि 2-3 रोज पहले तक के बोलता था मुफ्ती साहब को, हमारे लोग को जाहिर सत्तार को कि हम पर्याय जगह बाद में महमूद में बोलो या मालदे में बोलो, हम तुमको करके देंगे। हम उसको ऊपर रुके थे कि यार आज नहीं कल जगह अगर मिल जाती बेहतर ये रहेगा कि हम यहाँ चले जाएंगे। तो कोई ऐसा काम वो कर दिया नहीं है, हमको जाना पड़ा स्टे लेने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिला, ये आप लोग की दुआ की वजह से मिला स्टे। नहीं तो एक दिन में स्टे जो है ना नामुमकिन बात है। कम से कम 3 रोज 2 रोज लगता है वो स्टे लेने के लिए। बस जो बाबा बहने और जो भाई लोग थे जो बेचारे दुआ कर रहे थे कि स्टे मिलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिला। और मुफ्ती साहब की भी मेहनत है इसमें, वकला से बात करी है और वहां पर जो पेपर की कमी थी कुछ पेपर वहां पहुंचाए। ये जो बोलते हैं मुस्तकिल साहब ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक चक्कर फोन पे बात करके खाली इतना कर रहा हूँ कि एक वकील के पास गए थे जावेद सत्तार साहब, मैं मुफ्ती साहब के बोलने पर गए, वहां पर मशूरा करे, खाली सिकंदर भी थे वहां पर। वो वकील साहब से बात करें, अपने मुजीब वकील साहब से साहब जाते हैं, तो वहां जाकर बात करें, वो बोले 2 लाख रुपये हम फीस लेते हैं। 2 लाख रुपये फीस लेने के बाद में तुमको स्टे मुकम्मल मिलेगा, इसकी 90% गारंटी नहीं है। आप गारंटी नहीं है तो 2 लाख रुपये देकर हमारा मकसद लिया। तो मुफ्ती साहब से जावेद भाई और मैं मशवरा करें कि जो वकील चल रहे, अगर आप बोलेंगे तो वो वकील को लगाना। तो मुफ्ती साहब का जवाब था वहां पर कि अगर झोपड़पट्टी बचाने के लिए अपने को कहीं भी जाना पड़ा, तुम लोग बिल्कुल कोई चीज की बिना झिझक वहां जाकर तुम कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बोलने पर वो वकील के पास गए, उनसे बात करें। मुस्तकिल डिग्री के साथ के खाली एक पेपर मेरे को दिए है, जो यहाँ पर जो बनाए थे, जैसे जो बिल है कि पेपर बनाने पड़ते, सबका नाम लिखना पड़ता है उसके ऊपर। बस वो रात में 12 बजे मेरे को कांटेक्ट करके डाले हैं। और यहाँ पर 2 बंदे बोलते हैं कि यार झुक गए हमारे पास में। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास झुकने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रनिंग आमदार है। अल्लाह का ऐसा में लोग यहाँ आकर झुकते हैं, हमारे को कहीं झुकने की जरूरत नहीं। और जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह आखिरी तक के ये बस्ती के लिए जो लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। संबंधन से जाहिर सत्तार है, मुफ्ती साहब है और भी तमाम जितने लगे हुए बस्ती के लोग, सबके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लड़ेंगे। और कोई घबराने की बात नहीं है। कोई आकर आपको बोलते हैं माँ बहन लोग को कि घर खाली करो और पैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये खाली अपनी रोटी फेंक रहे हैं यहाँ पर आकर। बिना वजह लोग को तकलीफ देना है कि ऐसा हो जाएगा, 130 घर का हो जाएगा, टूट जाएगा और इसके बाद में तुमको कोई जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ खाली बस ये मकसद है कि यार ये पार्टी छोड़कर मुफ्ती साहब का सपोर्ट छोड़कर तुम उधर चले जाओ। ये तो कोई काम नहीं कर रहे, खाली आकर यहाँ शिक्षण कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डरना नहीं है, आखिरी तक के हम तुम्हारे साथ में झोपड़पट्टी टूटेंगी नहीं, इंशाअल्लाह जवाबदारी लेंगे। जहाँ तक के कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जावेद सत्तार साहब और मैं मुफ्ती साहब लड़ेंगे वहां पर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कुछ लोग हम लोग बंबई में थे, यहाँ पे मालूम पड़ा कि कुछ लोग यहाँ पे आके बहुत ढिंडोरा पीट के गए कि भाई हमारे वकला को हमने दिया, हमने पेपर दिया, हमने कागज दिया, हमने फला चीज दिया। सिर्फ हम लोग खामोश इसलिए थे कि भाई मुफ्ती साहब ने बोले थे कि भाई अपने को सियासत नहीं करना है, अपने को झोपड़पट्टी वालों को जगह मिलना चाहिए। वो ताल्लुक से हम हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए, हम लोग तहसील प्रांतों के पास गए, मुफ्ती साहब की कुछ ऊपर के लेवल पे भी अजीत दादा वगैरह से बात चली कि भाई इनको कहीं पे जगह दे दी जाए। और इससे पहले हम लोग लोक आयुक्तों में गए थे, तो लोक आयुक्तों का ऑर्डर ऐसा था कि भाई इनको पर्यायी व्यवस्था केले शिवाय हटू शकत नहीं, मतलब उनको हटा सकते नहीं। तो वो हिसाब से हमने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पहले जो था पूरे जितना को अधिकारी है, कमिश्नर है, तहसील है, प्रांत है, इनसे हम लोग ने गुहार लगा के अच्छा मुताबिल उसका जो अच्छी जगह लेने की हमने कोशिश की। तो उन्होंने काफी सारी जगह हमको बताई, मालदा में बताई, इधर बताई। तो हमारे लोगों के कोई चीज यार समझ में नहीं आई वो जगह।
और रह जाती बात जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हमने पेपर दिया, हमने वकला दिया। देखो मुंबई शहर के अंदर वेकेशन चालू है, वकील जो होते हैं उनकी बेंच होती है और फीस दो सब वकील मिलते हैं वहां पे, है ना। हम गए वहां पे, हमने फीस दी, हमने वकील किया। बस हम लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई लड़ाई दो दिशा में जाए। मुफ्ती साहब का बोलना था कि भाई अपने को क्रेडिट कोई भी ले, हमको क्रेडिट से मतलब नहीं है, बस्ती वालों का घर बचना चाहिए और उनका अच्छा मुकाबिल होना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने वहां का जो क्लर्क था, अभी एमपी वसी के पास जो बोल रहे हैं, एमपी वसी को वो अकेले नहीं जानते हम लोग। हमारा जब पहली बार अब्दुल मलिक मेयर बैठा था उस वक्त से हम एमपी वसी को 2007 से जानते हैं, हमारा भी हाईकोर्ट आना जाना रहता है ना। उन्होंने कोई पेपर दिया, हमको बता रहे हैं, उनको ये लड़ाई में आए जुमा 8 दिन हुआ है ना। हम ये लड़ाई 2007-8 से लड़ रहे हैं। आरएसएस से पीछे जो किले के अंदर है उनसे बोलो, महादेव घाट वालों से बोलो, आज हमारे पास पेपर बोलो तो हमको बोलना नहीं है कि भाई हमने पेपर दिया और हमने किया। अल्लाह के फजल करम से अगर हमारे पेपर हम देंगे तो आधा टेम्पो भर के पेपर निकलेगा, इतना पेपर हमारे पास रखा हुआ है। और मालेगांव शहर के अंदर किले के ताल्लुक से अगर एक पेपर भी किसी के पास होगा तो हमने लड़ाई लड़के हमने पूरा जो है पेपर कारपोरेशन से, एजुकेशनल वालों के जो एक मैनेजमेंट का आदमी था जो आरएसएस वालों ने जिसको निकाल दिया था, माली करके था, वो संगमेश्वर में रहता था, तो एक एक पेपर की मदद वो माली ने हमको की थी। इनके एग्रीमेंट की कॉपी से लेके, नहीं तो इनका एक पेपर भी कोई माई का लाल अंदर से निकाल के बता देवे। हमने पूरा वहां से लड़ाई लड़ते हुए एक ऐसा बना के पूरा पेपर सजा के हमने कमेटी बनाई थी। हमारी कमेटी का मकसद ये था, कुछ उधर के लोग थे, कुछ इधर के लोग थे, मिलके हमने कमेटी बनाई थी। हमारा मकसद ये था कि भाई कमेटी लड़ाई लड़े, बस्ती की लड़ाई हमको बहुत लंबी लड़नी थी। एक तरफ पूरी गवर्नमेंट से मिली हुई यंत्रणा थी, दिल्ली से गल्ली तक के, और हम लोग सिर्फ वो एक मुफ्ती साहब एमएलए अकेले, वो भी अपोजिशन पार्टी के, उनके साथ हमको लड़ना था। तो हमने वहां से लेके अपनी लड़ाई पूरी लड़ी, उनको भी कागज दिया, शहर में जितने लीडरान है हमने सबको कागज दिया। मगर आखिर में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सियासत के तौर पे मुसलमान लोगों के साथ, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो वो साजिश के तौर पे उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई मालेगांव किला की बस्ती कैसे हटेगी। तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर एक फैसला लाया एसआई के कानून का कि 100 मीटर के दायरे में कोई अतिक्रमण नहीं चाहिए पर्यटक स्थल का, महाराष्ट्र के 662 किले का। अब अगर तुम महाराष्ट्र के 662 किले को और मालेगांव के किले को छोड़ देंगे, 659 किले पे कोई हलचल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, मालेगांव को तुम छोड़ देंगे तो, नहीं तो तुम पूरे मालेगांव की न्यूज उठा के पूरे महाराष्ट्र की न्यूज उठा के देख लो, मालेगांव के अलावा, मालेगांव की किला बस्ती के अलावा कहीं का आप लोगों को मिलेगा नहीं कि भाई वहां पे किसी को एक पतरा निकालने के लिए भेजे। तो ये बहुत बड़े लेवल पे साजिश के तौर पे हमारे साथ किया जा रहा है। तो हमारा प्रोग्राम ये हुआ कि भाई हमको लड़ना नहीं है, वो भी हमारे भाई है, वो भी बस्ती में रहने वाले भी, और वो भी हमारे हम शहर है, हमारे भाई है। तो हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमारे लोग हैं, हमारे भाई है। अगर उनका पतरा खुलेगा, उनपे बारिश की बौछार आएंगी तो दर्द हमको भी होगा। तो हमको कोई चीज का राजकारण नहीं करना था, हम लोगों को सिर्फ अच्छा लोगों के लिए मिल जाए, आशियाना मिल जाए, हमारी कोशिश हो रही। हमने बहुत तरीके की कोशिश की। हमने ये जो पीछे शासन की जमीन है, बाजार, वो कम से कम 5 से 7 एकड़ जगह है, हमने वो भी प्रपोजल दिया कॉर्पोरेशन को कि भाई वहां पे हमको फ्लैट सिस्टम बना के दे। मगर शासन प्रशासन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दबाव में वो करना ही नहीं चाहता है हमारे लिए कोई चीज। खुला हमारे साथ तासुब हो रहा है, और पूरी आरएसएस की जितनी तंजीमें हैं ये हमारे पीछे लगी हुई है कि भाई किसी भी तरीके से बस्ती हट जाए। तो मेरा बोलना है उन लोगों से भी कि भाई अपने को लड़ाई लड़ना है, तुम खुद बोलते हो कि लड़ाई लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो फिर कल आके तुमने क्या किया? जब तुमको राजकारण नहीं करना है, मेरे को भी उसने फोन किया, सामने से मुस्तकिम डिग्निटी का फोन आया, उसने मुझे साजिद अब्दुल रशीद का हवाला दिया
कि मेरी उससे बात हुई है जावेद भाई, ऐसा ऐसा है कि अपने को बस्ती की लड़ाई लड़ना है, अगर तुम अलग दिशा पे जाओगे हम लोग अलग दिशा पे जाएंगे तो वहां पे कैसा है, हाईकोर्ट है, वहां पे मसले का दो धारी रहती है, वो अपने साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अपन बैठ के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अपने लड़ने के लिए अपने पास बहुत मतलब दिल्ली से दिल्ली तक के अपने को लड़ना है और अपन बहुत कमजोर है, तो अगर अपन यहाँ एक नहीं होंगे तो फिर अपन अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम हमारे लीडर से पूछ लेंगे, अगर हमारे लीडर की मंशा है, अगर वो बोल दिए कि भाई हमको साथ लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया यार, साजिद के हवाले से बोल के यार, उसको फोन आया और उसका हवाला दे के मुस्तकीम ने मुझे फोन किया। तो मुफ्ती साहब बोले जावेद किसी भी तरह से अपने को स्टे लेना है, क्या तरीके से लेना है, कैसे लेना है, तुम बंबई जाओ, तुम लोग साजिद, अब्दुल रशीद, सिकंदर, तुम लोग बंबई जाओ, किसी भी तरह से अपने को ये बस्ती बाकी के जो 235 लोग हैं बचना चाहिए। हमको उसके अंदर कोई राजकारण या कोई क्रेडिट और वो नहीं चाहिए हमको, जिसको जो करना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो हम मुफ्ती साहब ने जैसी यस बोला मैंने उनको फोन किया, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको फोन लगाते रहा मुस्तकीम डिग्नेटी साहब को। तो वो भी दिन भर के शायद जागे होंगे, तो उनके साथी बोलते रहे कि सो गए सो गए सो गए। तो उनका 4 बजे फिर सामने से मुझे खुद कांटेक्ट हुआ, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझे जो उनका वहां का जो वकील का कोर्ट का जो रहता है, क्या नाम है, महेंद्र करके जो है, वो जो ऑफिस देखता है, उसका नंबर दिया कि भाई तुम इससे कांटेक्ट करेंगे तो वहां के जो हमारे वकील हैं उनसे तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने महेंद्र से कांटेक्ट किया, तो महेंद्र ने मुझे सामने से बोला कि तुम्हारी मैडम से बात हुई क्या? तो बोला नहीं, मेरे को मैडम का आप नंबर दो। तो हमारे साथी लोग भी मजबूत वहां पे लॉज में मौजूद थे, तो वहां पे मैंने मनीषा मैडम से बात की। तो मनीषा मैडम ने सबसे पहले बोली कि भाई तुम्हारी जो है पिटीशन अलग बनाना पड़ेगी और सबको नोटिस सर्व करना पड़ेगी, वही उसके अंदर तुम्हारा नहीं हो पाएगा क्योंकि नई पिटीशन नंबर और नया वो तुमको डालना पड़ेगा। तो बोला मैडम देखो, नई पिटीशन बनाओ या कुछ भी करो। तो उनका ऐसा बोलना था कि भाई 90% नो चांस, 10% चांस। तो हमने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो हमारा दिल ये था कि अगर 1% भी चांस है बचने का तो हमको रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने हमको फीस बताई, वो किया, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, हमने सब यस किया। उनको यस करने के बाद हमने वहां गए, हमने एक एक पेपर, आप लोगों ने देखा होंगे हमारे एक एक साथी वहां पे, खाली ऑफिस में 50 का स्टॉप होता है, खाली 2 लोग थे मेरे साथ में, जितने आए हुए थे बस्ती के लोग। कोर्ट का और उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का है। एक एक पेपर दौड़ते हुए लाए, दौड़ते हुए ले गए। मतलब हम किस हाल में, जो साजिद ने बता नहीं पाया सही तरीके से, कि भाई सबसे पहले जो है पिटीशन तैयार होती है, पिटीशन तैयार होने 1 दिन लगता है, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करने 1 दिन लगता है, फिर उसको मेंशन किया जाता है। तो ऐसे 3 दिन का प्रोसीजर रहता है। मगर माँ बहनों की और शहर वालों की और जो बेचारे लोग बस्ती वालों के लिए दुआएं मांग रहे थे, तो हम तो ये बोल रहे थे कि मुआवजा हो गया, 1 दिन में पेपर भी तैयार हो गया पूरा। 8,500 रुपये का पेपर का समझो जेरोक्स वाले का बिल था, तो समझो 7 से 8 हजार पेपर तैयार करना 1 दिन के अंदर, पूरे पिटीशन का सबको सर्व करना, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करना और मेंशन करना, और एक ही कोर्ट चालू सिर्फ, वो भी सिंगल बेंच और डबल बेंच। तुम्हारा सिंगल बेंच के अंदर 68 मैटर था और इसमें 32 मैटर था। अब 32 मैटर में भी ऐसा हो गया कि 30 मैटर तक के कोर्ट बैठी डबल बेंच और उठ गई। हमारा 2 रह गया था, 31वां नंबर था, मैडम उठ के निकल गए। उसके बाद में सिंगल बेंच बैठ गई। सिंगल बेंच ने 68 मैटर देखा। हम लोग तो पूरे बस्ती के, तो मेरे कुछ भाई लोग एकदम रोने लगे थे, आज छोड़ दिए थे, मगर करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह हमारे साथ था, लोगों की दुआ थी हमारे साथ। तो सेकंड टाइम फिर बैठी डबल बेंच, तो हमारा 7वां या 8वां नंबर था। तो 8वें नंबर में मैडम ने सुनी, सबकी धड़कनें ऊपर थी, तो अल्लाह का करम हुआ। मैडम से, जो मनीषा मैडम है, उन्होंने बोरसे मैडम से बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया। सामने वाले के जो वकील है गवर्नमेंट के, वो भी अप्रोच हुए,
उन लोगों ने केविट लेके आया था कि भाई तुम केविट को वो करो कि भाई इनको हमारी सुने बिना स्टे मत देना, मगर वो मैडम ने ना केविट को चैलेंज करी ना कोई चीज को चैलेंज करी। उसने बस सुबह से लेके वो बेचारी, जैसे वकला तो फीस ले लेते हैं चले जाते हैं, मतलब हमने 10-20 साल से कोर्ट में जा रहा हूं मैं, तो मैंने ये एक चीज देखी कि भाई वकील अपनी फीस जमा कर दिए, चाहे कौंसिल हो ये हो, तो वो खाली देखता है कि भाई कितना नंबर है, 8वां है, 10वां है, 12वां है, तो 5 मिनट पहले वो आ जाता है। मगर क्या अल्लाह जात, क्या उसके अंदर, औरत के अंदर हो गया, वो सुबह से ना पानी पी ना कुछ पी। मनीषा मैडम जो 12 बजे से वो कोर्ट के अंदर बैठी, तो हमारा मैटर 8:15 बजे लगा। वो इतनी बेचैन थी, ना ऑफिस गई, ना इधर गई, ना बाहर गई, जैसे अल्लाह ताला ने या किसी ने उसके ऊपर कुछ ऐसे बैठा दिया है उसको कि जगह से उठ ना सके। वो तरीके से वो बेचारी बहुत बेचैन थी, मतलब जो बस्ती वालों की बेचैनी थी वो मैडम की बेचैनी थी। तो मैंने उससे आखिरी में सवाल भी किया कि मैडम कि आप ना चाय पिए ना पानी पिए ना आप उठ के गए, तो बोले जावेद भाई आपके इधर जो है इन्होंने बहुत साजिश के तौर पे इन्होंने 30 तारीख को तहसील ने बैक डेट का तोड़ने का ऑर्डर भी इन्होंने करके रखा है, और किसी भी हाथ में रात में ये लोग आके 4 बजे 5 बजे डेमोलिश कर देंगे, और मैं हिल जाती और मेंशन किया हुआ मैटर लग जाता, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर इनका हो जाता तो ये गरीबों का नुकसान हो जाता। तो वो बेचारी को इतना, जैसे फीस के अलावा अल्लाह ताला ने अपने लिए उसने इतना ज्यादा वो डाल दिया था कि वो अपनी बस्ती की समझ के अपना केस लड़ी है। तो किसी को कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ने किया है। हम तो बोलते हैं भाई अल्लाह ताला ने किया है, किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर किसी ने हमको बोला है करने के लिए, करवाने के लिए, तो मुफ्ती साहब ने बोला है, और मुफ्ती साहब के ही बोलने थे। सबसे पहले कोर्ट जाने का हमने तय किया था, अगर मुफ्ती साहब ने बोला कि नहीं मेरी ऊपर लेवल पे बात चल रही है, अपने को अभी कोर्ट नहीं जाना है, जब अगर अपने को कोई अच्छा मुताबिक दे देते हैं, उसका अच्छी जगह दे देते हैं, तो अपने को फिर वहां जाना है। ये हर हाल में ये लोग बस्ती को तोड़ेंगे, गली से दिल्ली तक के ये लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ये बोलने पे हम लोग थोड़ा रुके रहे थे, हम लोग या कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मुफ्ती साहब भाग रहे थे। हमने हमारी पूरी तैयारी करके रखी थी, हमारी आधी इनोवा भर के हमने पेपर पूरा निकाल के रखा था, नहीं तो अभी भी हमारी इनोवा खड़ी है, दोनों की जाके चेक कर सकते हो। आधी इनोवा भर के हमारे पास पेपर है, तो कोई पेपर ऊपर की बात ना करे और कोई किसको तंग ना करे। जैसे कुछ लोग आके बोल रहे थे टूट जाएंगी, ये होंगी, बाकी के 238 लोगों को, 35 लोगों को मतलब एक अलग नजर से देख रहे थे। अरे ये भी तुम्हारे भाई है और तुम भी हमारे भाई है। तो हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमको गरीबों की लड़ाई लड़ना है, चाहे मालेगांव किला बस्ती की हो या चाहे मालेगांव शहर की हो। अब यहाँ से हम लोग घरकुल भी देखेंगे और आरएसएस भी देखेंगे और किला भी देखेंगे, आप इनको सबको देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। बस हमारी जिंदगी रहे और हम लोग को आप लोगों की दुआ है। बिस्मिल्लाह और सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, जावेद अब्दुल सत्तार साहब, साजिद अब्दुल रशीद साहब, साबिक कारपोरेटर हजरात, राजू गाइड, मौलाना अकील मोहम्मदी, मसूद सर, रज्जू ड्राइवर, मुबीन गामा, शकील बनी, मोहम्मद फिटर, यासिन भैया, साबिर मुकादम, अतीक अहमद, अज्जू ड्राइवर और महल्ले के हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों और खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, किला झोपड़पट्टी का मसला ये एक इंसानी मसला है, समाजी मसला है। घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आज एक साजिश के तहत किला झोपड़पट्टी को टारगेट करके इनको उजाड़ने का प्रोग्राम मालेगांव की फिरका परस्त पार्टी और फिरका परस्त लोग, बंबई कहिए, दिल्ली कहिए, साजिश रची गई है कि किले के नाम पर किला झोपड़पट्टी में जो मुसलमान बसते हैं उनको उजाड़ा जाए। और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई काफी पुरानी है।
जैसा कि जावेद अब्दुल सत्तार ने बताया कि हमारे पास इस सिलसिले के तमाम कागजात है, जिसकी मिकदार इतनी है कि इनोवा गाड़ी आधी भरी हुई है। और ये पेपर कोई मालेगांव के सियासी लोगों ने इनको नहीं दिया। इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, चाहे कारपोरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर जगह से ये पेपर हासिल किया। गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग के अंदर किला झोपड़पट्टी को हटाने का फैसला लेती, उससे पहले से किला झोपड़पट्टी के लिए जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद अब्दुल रशीद ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मामला लोक आयुक्त तक गया और वहां जाने के बाद लोक आयुक्त का एक फैसला आया, और वो फैसला ये था कि किला झोपड़पट्टी वालों को जब तक कोई इसके बदले में जगह ना दे दी जाए, वहां तक इनको हटाया ना जाए। ये एक फैसला है और इस फैसले की बुनियाद पर मालेगांव किला झोपड़पट्टी के लोगों को बदले में जगह देना सरकार की मजबूरी है। वो कोई हमें वो खुशदिली से नहीं देना चाहते, लेकिन कोर्ट का फैसला है कि इनको मुतबादिल जगह देना, उसके बाद इनको यहां से हटाना। इस बेस के ऊपर मालेगांव किला झोपड़पट्टी को इसके बदले में जगह मिलेगी। जहां तक हमारी पहुंच और रसाई है और जो बातें हमने अपने कानों से सुनी और लोगों की साजिशें, लोगों की प्लानिंग देखी, उसके पेशे नजर मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि ये हमें यहां रहने नहीं देंगे और हर हाल में ये हमें यहां से हटा करके रहेंगे। इसके लिए हमें जो जद्दोजहद और कोशिश करनी है यहां रुकने की हम करेंगे, लेकिन सरकार का फैसला है। और आज मालेगांव कहो, महाराष्ट्र कहो, दिल्ली कहो, जिन फिरका परस्त लोगों की सरकार है वो हमारे खैरखा और हमदर्द नहीं है, वो हमारे दुश्मन है और हमें हर हाल में यहां से हटाने का उन्होंने फैसला लिया है। आपको सुन करके हैरत होगी कि एक मालेगांव किला झोपड़पट्टी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक फैसला लिया कि महाराष्ट्र भर में जितने किले हैं उनकी जमीनों पर अगर लोग बसे हैं तो उनको वहां से हटाया जाए। सिर्फ मालेगांव वालों की दुश्मनी और किला झोपड़पट्टी को टारगेट करके, और ये बात मैंने आपको बताई थी। आज हमारे लिए दुख की बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में, ऐसे वक्त में तो हमें एक हो जाना चाहिए था और मिलजुल करके काम करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि आज शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, ये दोनों सियासी इख्तिलाफात के बावजूद हमारी दुश्मनी में एक हो गए और किला झोपड़पट्टी के लोगों को बांटने की साजिश रची गई। शेख आसिफ साहब ने डिपार्टमेंट में ये बात कही कि 100-125 लोग मेरे हैं, मैं उनको समझा लूंगा और उनको लेकर के चला जाऊंगा, उनको आप बदले में जो जगह देना हो दे दो। डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बुला करके ये बात कही कि शेख आसिफ साहब का ये कहना है कि 100-125 लोग मेरे मानने वाले हैं, मैं उनको लेके चला जाऊंगा, आप उनकी चिंता मत करो। तो डिपार्टमेंट के लोगों को ये बात समझ में आई कि 368 लोगों में 100-125 लोग इनके लोग हैं, बाकी तो दूसरे लोग मुफ्ती साहब के मानने वाले। उन्होंने मुझको बुलाया और बुला करके कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा बस्ती के लोग घर कुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर उनको हटाना है, आप कहते हो कि हम तो सरकार के नौकर हैं, मुलाजिम हैं, अगर ऊपर से सरकार का ऑर्डर आएगा तो हमको तो उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, तो आप इनको बदले में अच्छी जगह दो। और सबसे पहला प्रस्ताव मैंने ये रखा था कि ये जो सब्जी मार्केट है और उससे लग करके नदी तक जो जगह है, यहां पर आप इमारत बनाओ,
सरपंच प्रधान आवास योजना में आप यहाँ पर फ्लैट सिस्टम बना करके ये 368 लोगों को ऊपर फ्लैट दे दो और नीचे सब्जी मार्केट बना दो। और ये बात आज नहीं, साल भर पहले, बल्कि उससे भी ज्यादा, सूरज मांडरे साहब यहाँ कलेक्टर थे, उनको हमने ये बात समझाई और सुझाई थी और उन्होंने इस मसले में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह फैसला किया था कि किला और ये खंदक छोड़ करके जो बस्ती है उसको यहां से हटाया नहीं जाएगा, यहीं पर उनको जो है मकानात ऊपर नीचे बना करके दिए जाएंगे। उनका ट्रांसफर हो गया नए कलेक्टर के आने के बाद, और जो यहाँ कमिश्नर था गोसावी, उसने ये पूरी साजिश सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर रची कि यहाँ से मुझे सब मुसलमान है, गिने चुने इसमें जो है नीची जात के हिंदू हैं, तो सबको हटा दिया जाए। एक बाकायदा हमारे साथ साजिश की गई, प्लानिंग की गई। तो हमने पहला मुतालबा ये किया था, हमने दूसरा मुतालबा किया कि हमको बागे महमूद में जगह दे दी जाए, और मैंने अपने किला झोपड़पट्टी के साथियों से मशवरा किया था, तो वो लोग इस बात पर राजी थे कि बागे महमूद में अगर जगह मिलेगी तो हम चले जाएंगे। हम इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेख आसिफ ने कहा कि आप कहीं भी जगह दे दो, ये 100-125 लोग हमारे साथ चले जाएंगे, और मुस्तकीम डिग्निटी को लगा दिया कि तुम जाओ और बस्ती के लोगों को वर्गलाओ कि हमको अगर सरकार ताजमहल भी बना करके देगी तो हम यहां से नहीं जाएंगे। आधे लोगों को हटाने की बात हो रही है और आधे लोगों को इस पर उकसाया जा रहा है कि हमको यहां से हटना नहीं है। पता नहीं वो किला झोपड़पट्टी के लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे या पिलखोड़ का रहने वाला समझ रहे थे। जाहिर बात तो कोई बात छुपती नहीं है। आप इस तरह की सियासत कर रहे हो, और वो भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जिस चीज मसले को देखना चाहिए उसमें भी आप सियासत कर रहे हो। जब हालात बिगड़ने लगे और हमने पीछे तमाम ही, चाहे कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, प्रांत हो, एडिशनल कलेक्टर हो, अजीत दादा पवार तक हमने जद्दोजहद और कोशिश की। हम ये चाहते थे कि अगर सरकार हटाने का फैसला ले ली है तो हमें अच्छी जगह दी जाए, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। जैसा जावेद अब्दुल सत्तार ने बताया कि हम भी पहले कोर्ट जा सकते थे और हमें किसी की मोहताजगी नहीं थी, सारे पेपर हमारे पास है, और हाई कोर्ट में कोई एक ही वकील है ऐसा नहीं है, हजारों वकील हैं, जिसको भी फीस देंगे वो आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर में जब हमें ये एहसास हुआ और इस बात का इशारा मिला कि अब ये इनकी चाहत ये है कि 133 लोगों को स्टे मिला है, बस ये घर बाकी रहे, बाकी सबका घर तोड़ दिया जाए, और उनके लोग आकर के बस्ती में घर घर जाकर गली गली घूम करके कहने लगे कि तुम सामान निकालो, घर टूटने वाला है। यानी वो 133 के अलावा जितने लोगों के घर थे उनका घर टूट जाए, इस पर खुशियां मना रहे थे। ये हुआ कि अपने को हाई कोर्ट जाना चाहिए। जाहिर बात है जो काम 3 दिन में होता है कि पिटीशन के पेपर तैयार करना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसको मेंशन करवाना, फिर जो केसेस के लाइन होती है उसमें अपना नंबर लगना, ये कई दिन का काम है। लेकिन कहते हैं कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हमारे ये साथी जावेद अब्दुल सत्तार है, साजिद अब्दुल रशीद है, खालिद सिकंदर है, मौलाना अकील मोहम्मदी है, मसूद सर है, रज्जू ड्राइवर है, मुबीन गामा है, शकील बनी है, मोहम्मद फिटर है, यासीन भैया है, साबिर मुकादम है, अतीक अहमद है, अज्जू ड्राइवर है, और कुछ लोग, ये लोग रात भर सफर करके गए और बंबई जा करके दिन भर इन्होंने मेहनत की। जिस काम को कई दिन लगते हैं 8 घंटे के अंदर वो पूरा काम निपटा करके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिल गया। अभी ये लोग वहां बंबई में थे,
दोपहर का खाना नहीं, रात का खाना नहीं। कुछ लोग यहाँ आके सियासत करने लगे कि इनको हमारे आगे झुकना पड़ा और यहाँ आकर के क्रेडिट लेने लगे कि हमने वकील दिया। वकील क्या उसके बाप का नौकर है? और क्या उनका वकील था तो उसने पैसा नहीं लिया? ये जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम, इन्होंने अपने बलबूते पर अपनी जेब से पैसा दे करके केस लड़ाए, बस्ती के लोगों से पैसा नहीं लिया। घर घर जा करके 1000, 2000, 5000 रुपया नहीं जमा किया। इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा करके केस लड़ाए। घर घर से 2500 रुपया उन्होंने लिया और ये उनका पुराना तरीका है। निहाल साहब मरहूम थे, वो झोपड़पट्टी बसाओ सभा के नाम से लोगों से पैसा लिया करते थे। कोई इन्होंने अपने पैसे से कुछ काम नहीं किया। हमने यानी हमारे जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम ने अपना पैसा लगा करके ये स्टे लाया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हमें अच्छी जगह मिले, जबकि हमारी पहली कोशिश ये थी और आज भी है कि तुम बस्ती उजाड़ने की बात कर रहे हो। बस्ती तो किले के बाहर है, खंदक के बाहर है। किले के अंदर जो नाजायज कब्जा करके स्कूल चलाई जा रही है, किले के अंदर जो टेनिस कोर्ट बनाया गया है, जो जिम खाना चलाया जा रहा है, पहले किले के अंदर की तो खबर लो। किले के अंदर पहले सफाई करो, उसके बाद खंदक का नंबर आएगा और उसके बाद झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। वो सब छोड़ करके सिर्फ इधर मुसलमान है तो इस तरह का काम किया जा रहा है। हमारा कमिश्नर आज प्रशासक है, ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए। ये भी फिरका परस्तों की बोली बोल रहा है और इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचे। आज तक प्रशासक ने बस्ती के लोगों को जगह दी नहीं और कमिश्नर बोलो, कारपोरेशन के ऑफिसरान बोलो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग बोलो, सब तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लोक आयुक्तों का फैसला भी नजरअंदाज कर रहे। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, आगे जो होगा अल्लाह का फैसला होगा, लेकिन हम इनको किले के अंदर रहने नहीं देंगे। किले के अंदर रहने नहीं देंगे। और जो हरकत ये हमारे साथ कर रहे हैं, जाहिर बात है एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी लग जाती है और तुम आ रहे हो आनंद फानंद पूरी बस्ती उजाड़ दोगे। न तुम्हें बच्चों का ख्याल है, न बूढ़ों का ख्याल है, न औरतों का ख्याल है। कितनी मेहनत से आदमी घर बनाता है, उजाड़ने के लिए तुम चले आओगे। बसाएगा कौन, घर बनाएगा कौन? हमारी कोशिश ये है, हमें इस मसले पे सियासत नहीं करनी है। जब मुझसे पूछा गया कि जो वकील उनका था जिसने उनको स्टे दिलाया है, अगर उसी वकील के मार्फत काम हो तो आपको कोई एतराज है? मैंने कहा मुझे इस मसले पे सियासत नहीं करनी है, हमको स्टे मिलना चाहिए। अगर वो वकील हमारा ये काम कर सकता है तो जो फीस है फीस दो और उससे काम करवा के लो। पूरा शहर आपकी हमदर्दी में कल था और शहर की कितनी मस्जिदों में आपके लिए दुआ हुई, कितने घरों में आपके लिए दुआ हुई। वो दुआ कारगर हुई। 3-4 दिन का काम 8 घंटे के अंदर ये लोग जा करके पूरी मेहनत करके उतना काम करवा के लाए। आज तो लोग अगर खुदा ना खास्ता स्टे नहीं मिलता तो हम पर हंसने वाले खड़े थे, हमको नीचा दिखाने वाले खड़े थे। अल्लाह ने हमारी मदद की और मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हमको दिखती है। ये देख लो आप, 8 घंटे में 4 दिन का काम हो गया। अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना पेपर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा आप सोचो। दुकान का है वो बोल रहे हैं ना, यानी जो पेपर अपने पास था उस पेपर को जेरॉक्स करा के कोर्ट में सबमिट करना था, उसका बिल 7,817 रुपये है।
एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, और जो वकील किया गया था उसका पैसा इन लोगों ने दिया। वो ऐसा बोल रहे, बोले वकील हमने दिया, बोले वकील हमने दिया, जैसे उनके बाप का नौकर है, या पैसा उन्होंने, फीस उन्होंने दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर बात है, हजारों वकील होते हैं काम करने के लिए। तो आज इस मौके पर मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो वो लोग कहते थे कि हमें 25 जून तक का स्टे ऑर्डर मिला है और यहां आकर के पटाखेबाजी की थी, अभी दोबारा कैसे उसी मसले में स्टे आया और वो 17 जून का स्टे आया। एक कोर्ट तो ऐसा कोई फैसला करेगी कि पहले 25 जून तक स्टे दी, फिर उसके बाद 17 जून का स्टे ऑर्डर आ रहा है। तो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। पीछे कोई स्टे मिला नहीं था, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। इन्होंने जो पिटीशन डाला था, ये हुआ था कि जब कोर्ट तो शुरू होगी, फुलफिल तरीके से काम होगा, तो उस वक्त तो तुम्हारी पिटीशन पर गौर किया जाएगा। 25 जून को आना, तो बोले स्टे मिल गया। बाद में इनको 17 जून का स्टे मिला और वही स्टे हमें भी 17 जून तक के मिल गया। 10 जून को बाकायदा इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा वकील लगा करके हम अपने मसले को कोर्ट के सामने रखें कि अगर सरकार ने हमको हटाने का फैसला किया है तो पहले किले के अंदर किले की सफाई की जाए और किले में जो लोग हैं उनको पहले हटाया जाए, बाद में किला झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। और इसके लिए सारी तैयारी, पेपर वगैरह है। सुबह जब ये लोग मालेगांव पहुंचे तो काफी देर तक हम लोगों की मीटिंग हुई और ये हुआ कि हमें इसी हफ्ते में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात बंबई जा करके वकीलों से बातचीत करके आगे की पूरी लाइन तय करना है। और ये लड़ाई हमको पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इसमें कोई सियासत नहीं करनी है। इंसानी बुनियादों पर हमको ये मुकदमा लड़ना है और हमें प्रशासक और कारपोरेशन में लड़ करके हमें घरकुल योजना में फ्लैट नहीं चाहिए, तो हमें कोई अच्छी जगह लेना है। उसके लिए हम लोगों की कोशिश रहेगी। पूरा शहर आपके साथ है और शहर के लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस मामले में आपको कैसे राहत मिलेगी, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने उन तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिनका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर